अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स दैट वी हैव इन मैथ्स। लाइक इट इज़ राइट अप देयर विद आपके पास वेक्टर्स हो गए, आपके पास मेंसुरेशन होगी, इस तरह के सारे टॉपिक्स हो गए। तो ये मतलब इट इज़ लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। अच्छा, अब इसमें ना सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री हमें ना इसकी कुछ बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ना बेसिकली आपके पास तीनों साइड्स पे आपके पास 60 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आपके पास तीनों साइड्स इक्वल्स होती हैं और तीनों साइड पे ना इस तरह के साइंस बने होते हैं। ये मैंने शायद यहाँ पे डबल टिक्स लगा दिए, बट यहाँ पे नॉर्मली आपके पास ना सिंगल टिक होती है। तो जब भी आपके पास ये वाला एंगल आएगा तो यहाँ पे खाली एक सिंगल टिक होती है। तो मैं यहाँ पे ना खाली एक सिंगल टिक लगा देता हूँ। तो इस तरह की 3 टिक्स होती हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास सी बी इज़ इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी, मतलब तीनों साइड्स आपके पास सेम है। ठीक है, तो तीनों की तीनों साइड सेम है। तो ये मेरे पास ये मतलब हो गया यहाँ पे कि मेरे पास जो तीनों की तीनों साइड्स आ रही है ना, वो मेरे पास सेम है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कह दी। मैं इसको बल्कि साइड पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो तीनों साइड्स आ रही है ना, वो मेरे पास सेम आ रही है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास ए सी जो है वो इक्वल्स टू है सी बी के, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ए बी। तीनों साइड्स इक्वल है। फिर मैं कहता हूँ मेरे पास सारे के सारे एंगल्स वो भी इक्वल है। तो मेरे पास एक एंगल आता है ए सी बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे पास होगा ए सी बी। ठीक है, ये जो मेरे पास आ रहा है ना बीच वाला एंगल, ये मेरे पास होगा ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि सी बीच में आ रहा है ना, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा मेरे पास जो यहाँ पे एंगल ए सी बी आ रहा है, और जिस वेरिएबल के ऊपर एंगल बना हुआ है उसके ऊपर आपने छोटी सी एक कैप बना लेनी है इस तरह करके। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास हो जाएगा ए सी बी, बिकॉज इसकी इस साइड पे ए है, इसकी इस साइड पे बी है, और सेंटर में इसके ऊपर खुद सी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ हो रही है। तो खैर मैंने ये वाला जो एंगल है ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो एंगल ए सी बी है, अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे जो एंगल ए सी बी आ रहा है ना, इट इज़ इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, सी ए बी। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल्स टू सी ए बी, एंड देन यहाँ पर भी एक एंगल आ रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ ये ए बी सी हो जाएगा या सी बी ए हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ इट इज़ इक्वल्स टू ए बी एंड देन सी। तो ये बेसिकली इसकी ना नोटेशन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि सारी यहाँ पे लेंस भी आपके पास इक्वल है, और यहाँ पे मैंने कह दिया सारे के सारे जो एंगल्स है वो भी इक्वल है। तो ये आपके पास ना प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो ये मुझे बताओ हुज़ैफ़ा एंड अरबाज़, ये समझ आ रही है? स्पेशली मैं यहाँ पे ना इसकी जो नोटेशंस है उस पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया। जो मैं ए सी बी सी ए बी लिखवा रहा हूँ, फिर मैंने ऊपर लेंस में ए सी बी और ए बी लिखा हुआ है। ये नोटेशन समझ आ रही है आप लोगों के क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? और अगर आप लोगों ने खुद सर, लिखनी हो मैं तो थोड़ा लिखो। सा कंफ्यूज होया हूँ। मुझे आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले यार बात आप ये बताओ कि ये वाली जो बात है, ये वाली चीज़ समझ आई आपको? कि ये भी मैं दोबारा समझा दूँ। ये मैंने कहा कि एंगल ए सी जो है, बेसिकली मैंने यहाँ पे बात की है कि जो आपके पास एंगल ए सी है ना, आपके पास एंगल कह रहा हूँ मैं लेंथ, जो आपके पास लेंथ ए सी है ये वाली, ये ए सी है। मैंने कहा ये जो ए सी आपके पास आ रहा है ये इक्वल्स टू है सी बी के। सी बी का मतलब है यहाँ से लेके जो यहाँ तक आ रहा है, तो ये सी बी के इक्वल्स टू है, एंड ये आपके पास इक्वल्स टू है ए बी के, जो कि आपके पास यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है ये जो तीनों साइड्स आ रही हैं ये मेरे पास क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अगर मेरे पास अरबाज ऐसी कोई लेंथ होती एक्स एंड देन एन होती, तो ये जो मेरे पास है, मेरे पास इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूँ? मैं इस पूरी लाइन को कह सकता हूँ एक्स एन। ठीक है, तो यही मैंने कह दिया कि मेरे पास यहाँ पे ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए बी, मतलब तीनों की तीनों जो लाइंस आ रही है मेरे पास वो सेम है। तो ये चीज़ समझ आती है बस? जी। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। ये मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल ना मैंने खाली इसकी बात की है। अच्छा, अब इसके अलावा ना आपके पास एक एंगल वाली चीज़ आती है। एंगल की नोटेशन समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर हम उनको अंडरस्टैंड करें। तो लेट सपोज़ मेरे पास ऐसे करके ना मेरे पास आ रही हैं दो लाइंस आ रही हैं। ये मेरे पास एक एंगल है, ये मेरे पास एक एंगल है, ये मेरे पास एक एंगल है, ये मेरे पास एक एंगल है। ठीक है, इसकी मेरे पास वैल्यू है 20, इसकी मेरे पास वैल्यू है 30। मैं रैंडम सी यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, तो मुझे जज ना करना अगर मैं पूरा 360 के इक्वल्स टू नहीं करता इसे। चलो खैर, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कर देता हूँ। ये आपके पास होगी 110 होगी, तो 110 प्लस 30 क्या होगा? 140, 160, एंड देन ये हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल है, इसको कह दो ये ए है,
ये आपके पास b है, ये एंड में आपके पास आ रहा है, सेंटर में x आ रहा है, एंड देन आपके पास है यहाँ पे आप कह लो कि यहाँ पर आपके पास ए बी सी एंड देन डी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपके पास ये वाला जो 30 वाला एंगल है ना, वो किसके इक्वल्स टू होगा? ये जो 30 वाला एंगल आपके पास आ रहा है, इट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए एक्स एंड देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए एक्स एंड देन बी, और यहाँ पे बिल्कुल x के ऊपर एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, x के ऊपर आपने एक छोटी सी इस तरह करके हैट बना ली। ठीक है, तो ए एक्स बी जो आ रहा है वो आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगा 30 के। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बताओ, ये चीज़ आपके पास, ये चीज़ समझ आई है बस एंड हुज़ैफ़ा? कोई इसमें मसला तो नहीं है? ये जो मैंने अभी नोटेशन लिखी है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 110 आ रहा है, मेरे पास 110 इज़ इक्वल्स टू बी एक्स डी। ठीक है, और x पे मेरे पास एंगल है, तो मैं कहता हूँ कि x के ऊपर मेरे पास ये सिंबल है बी एक्स डी। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ मेरे पास 200 इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स सी, और फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 20। अच्छा अरबाज, अगर मेरे पास 20 है, 20 को मैं क्या कह सकता हूँ, 20 की मैं क्या नोटेशन होगी मेरे पास अगर मैंने एंगल AXC हाँ 20 की मेरे पास हो जाएगी ए एक्स सी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह मैंने ना यहाँ पे इनकी नोटेशन बताई है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन समझ आनी चाहिए बिफोर वी गेट इट टू दी हार्ड स्टफ। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि आपके पास जो ए सी बी आ रहा है, मतलब ये वाली चीज़, वो आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगी सी ए बी के, सी ए बी के मतलब ये वाली चीज़, और ये आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगी ए बी सी के, मतलब ए बी ये वाली चीज़, ये वाली एंगल। तो मैंने बेसिकली कह दिया कि आपके पास ए सी बी, सी ए बी एंड देन ए बी सी, ये तीनों आपके पास इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब था यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ आ गई है? इसमें कोई मसला हो तो बताओ। ये आपके पास ना बस इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि सारी लेंथ सेम होती है, सारे एंगल सेम होते हैं, और आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके ऊपर ना यहाँ पे इस तरह करके 3 लाइंस बनी होंगी। ठीक है, तो तब आपको पता लग जाएगा, और शेप भी वैसे सेम होगी, इसी तरह की परफेक्ट ट्रायंगल जैसी शेप होगी, और यहाँ पे 3 आपके पास ना यहाँ पे लाइंस भी लगी होंगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल कुछ ऐसी दिखती है, और इसके अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। आपको कि सारे के सारे एंगल्स इसमें डिफरेंट है, और सारे के सारी साइड्स इसके अंदर डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके पास जो ए बी है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी, जो कि नीचे वाली लाइन आ रही है। फिर इसी तरह एंगल्स में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ए बी सी आ रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी ए, एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू बी भी हो गया एंगल, सी भी हो गया, बी वाला एंगल हो गया, सी वाला एंगल हो गया, लेकिन ए वाला एंगल रह गया। तो ए को आप यहाँ तो कह दो बी ए सी, यहाँ तो आप कह दो सी ए बी, तो जो मर्जी कह दो, मैं कह देता हूँ सी ए बी। ठीक है, तो मतलब ये सारे नॉट इक्वल टू हैं। सही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अरबाज एंड हुज़ैफ़ा समझ आ रही है ना? कोई मसला हो तो बताओ। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस की पहचान ये होती है कि आपके पास ना यहाँ पे 2 इस तरह करके लाइंस होती हैं, 2 लाइंस ऐसे करके बनी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह करके लाइन बनी है, इस तरह करके लाइन बनी है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 2 लाइंस होती हैं सेम होती हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक मेरे पास ये वाली लाइन पी क्यू, तो मैं कहता हूँ इसको, मैं इसको क्यू पी कह सकता हूँ या पी क्यू कह सकता हूँ, एक ही बात है। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर या आर क्यू। ठीक है, एक ही बात है। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं आइसोसेलेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने चीज़ कह दी। सही है, और जो एंगल पी क्यू आर है वो आपके पास डिफरेंट है, बट वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नीचे वाले 2 एक्स वाले एंगल पता लगे ना, 2 जो सेम एंगल आ रहे हैं वो अगर पता लग गया तो आप ऊपर वाला वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद आपके पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल आता है। अब ये सारे ऊपर हमने जितने भी ट्राइंगल्स किए हैं, ये मुझे बताओ ये चीज़ सबको समझ आ गई है? इसमें कोई मसला हो किसी को और बात समझ आ गई ना? चलो सही है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब ना आपके पास आता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जब भी आपका ट्रायंगल बनेगा ना, उसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल ज़रूर बनता है। यहाँ पे आपके पास एंगल बना है, इसके अंदर 90 डिग्रीज़ है, इसके अंदर भी 90 डिग्रीज़ है। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्रीज़ हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ना आपने ये देखना है कि आपके पास एक साइड होती है हाइपोटेनस, एक साइड होती है आपके पास परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैंने बताया भी है रूल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑपोजिट को आप कहते हो परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस
या एच फॉर हाइपोटेनस, और इनके मैंने दो डिफरेंट नाम्स भी लिखे हैं। परपेंडिकुलर को आप ऑपोजिट भी कह सकते हो, बेस को आप एडजेसेंट भी कह सकते हो, हाइपोटेनस को आप एच वाई पी, आप हाइपोटेनस को एच वाई पी भी कह सकते हो। हाइपोटेनस का डिफरेंट नाम नहीं होता, बेस और परपेंडिकुलर के डिफरेंट नाम होते हैं, ऑपोजिट और एडजेसेंट। और यहाँ पे मैंने रूल्स इनके बताए हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर हमेशा ऑपोजिट टू थीटा होता है, मतलब जो भी आपका एंगल आ रहा होता है ना, परपेंडिकुलर हमेशा उस एंगल से ऑपोजिट होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दी थीटा, और जो आपका बेस होता है वो हमेशा एडजेसेंट होता है टू दी थीटा। एडजेसेंट का क्या मतलब है, बिल्कुल उसके नीचे। अगर थीटा आपका यहाँ पर है ना, तो उसके एडजेसेंट वाली साइड ये वाली होगी, ये वाली उसकी एडजेसेंट साइड होगी जो नीचे बन रही है उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो सबसे पहले आपने रूल याद रखना है कि सबसे पहले ना हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर लो। हाइपोटेनस के बाद बेस और थीटा, बेस और परपेंडिकुलर आराम से हो जाएगा आपके पास आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले ना ये डायग्राम आ रही है, अब इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस मुझे पता लग गया क्या है, ये मेरे पास हाइपोटेनस है, इजी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट टू थीटा। तो इसके ऑपोजिट देखो क्या आ रहा है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाओ, ये पी क्यू आ रहा है, तो ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर। और इसके एडजेसेंट जो इसके नीचे आ रहा है वो क्या है, वो बेस हो जाएगा, तो ये बेस हो गया, सही है, ये चीज़ होगी। तो ये आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगी। अब इसी में देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सेम ट्राइंगल है, लाइक बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। इवन आपके पास आप कह रहे हो ना थोड़ा सा भी फ़र्क हो, बिल्कुल भी थोड़ा सा इतना फ़र्क नहीं है, बस आपके पास थीटा ऊपर चला गया। तो अब अगर देखो, सबसे पहले हाइपोटेनस ये, एंड देन थीटा का ऑपोजिट ये, तो यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, और थीटा का एडजेसेंट बिल्कुल ये है, तो ये आपकी क्या बन गई, बेस बन गई। तो इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर बेस मैंने आपको कह दिया तो बेस हमेशा नीचे वाला पार्ट होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपने बेस नीचे वाला पार्ट बनाना है। इसलिए मैंने दो डायग्राम स्पेसिफिकली आप लोगों को दिखाई है कि यहाँ पे नीचे वाला पार्ट बेस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना मैंने आपको दो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग को आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ अब सबको समझ आती है कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मसला हो तो बताओ। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पे सबसे, जी सर। ठीक है। चलो ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर ना हमारे पास आता है पाइथागोरस थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम इज़ बेसिकली यूज टू कैलकुलेट, आप कह लो हाइट, या तो इट इज़, ये बेसिकली ना लेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है, यूज्ड टू कैलकुलेट एच, पी और बेस, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको एक ट्राइंगल देगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें से आपको दो चीज़ें दे देगा। मतलब हो सकता है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे दे और वो कहे बेस निकालो, हो सकता है वो बेस और परपेंडिकुलर दे दे और वो कहे हाइपोटेनस निकालो, हो सकता है वो हाइपोटेनस बेस दे दे कहते परपेंडिकुलर निकालो। तो दो चीज़ें वो देगा, वो कहेगा तीसरी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये इस चीज़ के लिए पाइथागोरस थ्योरम ना ज़रूरी होता है बहुत। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है ऑफ योर पाइथागोरस थ्योरम। और इस फॉर्मूला में आप करते क्या हो, आप यहाँ पे लिखते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड देन अंडर रूट ले लेते हो, सबका अंडर रूट ले लेते हो। या तो आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया आई थिंक, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये अंडर रूट नहीं आ रहा, ये अंडर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, पहले आपके पास खाली ऐसे होगा, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। या तो आप इसको थोड़ा सा अगर और बेहतर करके लिखना है, या वैसे आपकी मर्जी, आपने कौन सा यूज़ करना है, जो ज़्यादा आपको सिंप्लीफाइड वे में आंसर दे रहा है आप वो यूज़ कर लेना, ठीक है। मतलब जो जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो रही है ना, आपने वो यूज़ करना है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन नज़र आएंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आपके पास आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस कि यूल नो कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपको ना खुद ही पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस के ऊपर से स्क्वायर हटा लिया। स्क्वायर में कैसे हटाऊंगा, मैं इसको भी अंडर रूट ले लेता हूँ, इसको भी अंडर रूट लेता हूँ, इसको अंडर रूट लेता हूँ, तो मेरे पास ये जो है स्क्वायर और ये अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास खाली यहाँ पे एच रह जाएगा नीचे करके, तो नीचे करके मेरे पास खाली एच रह गया, और यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट आ गया। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एक ही बात है, मैंने बस इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सपैंड किया, यहाँ से मैंने अंडर रूट हटाया, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना, मेरे पास वो आ गया है, अंडर रूट आ गया है करके। तो ये बस मैंने चीज़ की, फॉर्मूला समझ आ गया सबको। इसमें किसी को कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरबाज एंड हुसैफा जिक्ले, ठीक है। चलो ये चीज़ होगी।
चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने अच्छा मैं ना वैसे एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू है ये मैंने ना कैलकुलेट करनी है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है 2 और इसकी वैल्यू मेरे पास 5, ठीक है। अब मैंने हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा एच स्क्वायर एंड देन पी स्क्वायर में मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 29 हो गया। एंड देन यहाँ पे ये भी आ रहा है, तो इसमें से मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट आ जाएगा, और ये अंडर रूट 25 जो होगा ये मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके मैं इसे कर सकता हूँ। लेकिन यही अब ये अगर थोड़ा सा लाइक डिफरेंट तरीके से आ रहा होता तो फिर आपके पास यहाँ पे मसला हो सकता था। खैर चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं हमारे पास वो कैसे होती हैं। अच्छा, अब जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ना वो भी बिल्कुल आपने इसी तरह यहाँ पे करना होता है। लाइक जो भी आपके पास हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर लास्ट टाइम अराउंड हमने देखा था कि आपके पास यूज़ हो रहा था परपेंडिकुलर आ रहे थे, बेस आ रहा था, हाइपोटेनस आ रहा था और पाइथागोरस थ्योरम आ रहा था, राइट। तो इसी तरह आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं इनके अंदर भी ये तभी आपके पास एप्लीकेबल होती हैं जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लिख लो ओनली वर्क्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके पास तभी वर्क करता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल एंड सेम फॉर द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम करता है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये वाली जो चीज़ होती है आपके पास होता है परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया, ठीक है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, हम हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन हमारे पास दो चीज़ें उसने दी हों और तीसरी वो हमसे कैलकुलेट करवा रहा हो, ठीक है। तो लेकिन अब हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या चीज़ कैलकुलेट करता है, ये एंगल्स को कैलकुलेट करता है। वैसे ये भी आपके पास ना, आपके पास ये लेंस भी कैलकुलेट कर लेता है, ये एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकता है, ये लेंस भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर सकता है। तो लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें अगर आपके पास लेंथ नहीं अवेलेबल, तो अगर आप इसमें ये बस फ़र्क ये होता है कि अगर आपके पास एक लेंथ अवेलेबल है और एक आपके पास एंगल अवेलेबल है तो ये आपके पास तब भी आपको ना दूसरी लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे ये था कि दो लेंथ आपको पता होंगी तो फिर ये आपके पास तीसरी लेंथ आएगी, तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में क्या होता है कि अगर आपके पास खाली एक लेंथ हो और आपके पास खाली एक थीटा की वैल्यू, तो आप दूसरी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये मतलब इसके अंदर ना एक फ़ायदा होता है। अब अच्छा, अस्सलाम वालेकुम इर्तज़ा, ये वाली चीज़ें की हुई हैं आपने पहले, ट्रिग्नोमेट्री कैसी है? सर मैंने नहीं की हुई। नहीं की हुई, चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ। वैसे ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया आज का लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे मसला होगा, तो मैं इसको एक छोटा सा रिकैप यहाँ पे देता हूँ दोबारा। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, आपके पास जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आती है ना इर्तिज़ा, तो पहले तो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास तब आती है जब एक एंगल आपके पास ना ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्रीज़ का हो, ठीक है। तो व्हेनेवर वन ट्राइंगल हो आपके पास, उसके अंदर कोई भी एंगल अगर 90 डिग्रीज़ का हो ना, तो वो आपके पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सही है। अब इसके अंदर होता ही है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक पार्ट जो होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर, जिसको आप कहते हो परपेंडिकुलर या ऑपोजिट कहते हो, और एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हो हाइपोटेनस, और एक लेंथ होती है जिसको आप कहते हो बेस या एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खैर रूल्स लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर कि यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मैंने बताया कि वो हमेशा आपके एंगल के ऑपोजिट होता है। ये मेरे पास क्या है, जो मैंने इसको थीटा कहते हो आप, ठीक है, और ये एंगल होता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है थीटा के, और जो बेस होती है वो बिल्कुल उसके एडजेसेंट होती है थीटा के। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस बस आपके पास ना सिंपली लॉन्गेस्ट साइड एवर है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो इर्तिज़ा, तो यहाँ पे आपके पास जो थीटा है, जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल की अभी कोई वैल्यू मैंने नहीं रखी, ये क्योंकि एग्जाम्पल है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे एक सिंबल रख दिया, थीटा का सिंबल, टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल आएगा। अब अगर आप इर्तिज़ा यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे इट्स ऑब्वियस कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये क्यू एस बन जाएगी। ये जो क्यू एस है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपके पास डिसाइड हो गया। अब आपने परपेंडिकुलर ढूंढना है।
परपेंडिकुलर मैंने आपको क्या बताया था कि परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट टू थीटा। तो यहाँ पे आपके पास थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट एक लाइन बनाओ, और बिल्कुल ऑपोजिट वो कहाँ पे जाके लगती है, इस क्यू पी वाली लाइन पे लगती है। तो ये वाली जो आपके पास लाइन यहाँ पे आ रही है ना, क्यू पी वाली लाइन, इसको आपने लेबल कर दिया पी, बिकॉज दिस इज योर परपेंडिकुलर, बिल्कुल थीटा के ऑपोजिट है। और थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट या थीटा के बिल्कुल नीचे जो आपके पास चीज़ आ रही है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल थीटा के नीचे है या एडजेसेंट है, तो यहाँ पे इसको आपने लेबल कर दिया एज बेस, सही है। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड एच हाइपोटेनस यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर थीटा के ऑपोजिट जो आपके पास आ रही है वो ये वाली लाइन बन रही है, तो इसको आपने कह दिया पी, और इसके एडजेसेंट आपके पास बी बन रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ इट्स ये चीज़ समझ आई, इसमें कोई मसला हो तो जी ये समझ आ गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है। चलो ये चीज़ होगी। बाकी इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे हमने ये पाइथागोरस थ्योरम देखा था। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या करता है कि इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या बेस। गिवन हमारे पास परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हो तो वो कहेगा बेस कैलकुलेट कर लो, या वो कहेगा कि आपके पास बेस या परपेंडिकुलर हो हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लो। और इसका फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। फॉर्मूला इसका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको आप इस तरह भी करके लिख सकते हो, ठीक है। एच इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। तो यहाँ पे खैर मैंने बस एक एग्जांपल करवाई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हमने क्या करना है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, और फिर मेरे पास बेस स्क्वायर आ गया, बेस की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया, 4 + 25 29 हो गया, और यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा लिया। स्क्वायर कैसे हटाया, मैंने इस साइड को अंडर रूट ले लिया और इस साइड को भी अंडर रूट लिया, लेकिन ये फिर क्या हो गया, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास खाली एक आइसोलेटेड एच रह गया, और यहाँ पे मेरे पास एक अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट 29 आंसर हो गया। तो ये मुझे बताओ इर्जा, ये चीज़ समझ आती है, इसमें कोई मसला हो? जी ये काफी सिंपल था, समझ आ गई है। चलो वो सही। जब भी आप करवा रहे थे वो क्या है? हाँ, ये जो है ना, ये हमारे पास होती है आसान। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है साइन, कॉज, टैन, थीटा वगैरह आ जाता है। तो ये भी खैर ना हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल भी एप्लीकेबल होता है, बस इसमें जिस तरह मैंने बताया था ना कि यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि पाइथागोरस में हम ये करते थे कि दो उन्होंने आपको लेंस दी होंगी, 2 लेंस का होना लाजमी है। अगर आपने तीसरी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू हैव 2 लेंस, सही है। लेकिन आपके पास फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये फ़ायदा होता है कि अगर इसमें आपके पास खाली एक लेंथ हो लेकिन साथ में एक एंगल हो तो फिर ये वर्क कर जाता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे सोचो कि करते सेम काम ही है, बेसिकली मोर और लेस सेम काम करते हैं। बट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कभी की बार क्या करता है, वो कभी की बार आपको एंगल भी अगर आपने ढूंढना हो तो वो एंगल भी निकाल के आपको दे देता है। पाइथागोरस थ्योरम कभी भी एंगल नहीं फाइंड करता, वो खाली लेंथ फाइंड करता है। और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लेंथ भी फाइंड कर सकता है, वो एंगल भी फाइंड कर सकता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम खाली लेंथ फाइंड कर सकता है। ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इसको ऐसे सोचो कि आपके पास ना लाइक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, इसको जो भी चीज़ मिलती है ना ये उसके साथ थोड़ा बहुत काम करके आपको आंसर दे देता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी उसकी स्पेसिफिक डिमांड होती है, वो कहता है मुझे 2 लेंस मिलेंगी तो आपको तीसरी मैं ढूंढ के दूंगा, और मैं कभी भी आपको एंगल ढूंढ के नहीं दूंगा। तो वो ये कहता है, लेकिन ये कहता है कि अगर मुझे एक लेंथ दो, एक एंगल दो, अ लिटिल बिट ऑफ दैट, अ लिटिल बिट ऑफ दैट, तो मैं आपको ना आपके यहाँ पे जो भी आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तो मतलब ये काइंड ऑफ लाइक ऐसे काम करता है। अब इसके अंदर 3 हमारे पास रेशियोज आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपकी आएगी, ए लेवल्स में भी टेस्ट होनी है आपकी, और आगे जाके यूनिवर्सिटी वगैरह में भी चलती रहनी है। सबसे पहले आपके पास होता है साइन, फिर आपके पास होता है कॉस, फिर आपके पास होता है टैन, ठीक है। अब ये फार्मूलाज हैं, और ये फार्मूलाज शुरू में मुश्किल लगते हैं, लेकिन दिस इज़ लाइक ये आप कह लो कि ये ना ABCD की तरह ही है। आप लोग इसको आगे जाके इतना पढ़ने लगे हो, साइन, कॉस, टैन, थीटा वगैरह को आप लोग इतना पढ़ोगे कि ये आप लोग की फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। अभी आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, तो इन्हें याद करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये आपकी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा पार्ट बन जाएगा कि इट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक ABCD। जिस तरह आपने ABCD याद किया ना, कभी भी उसको दोबारा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये इसको भी आपको ना मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास वो कह रहा है साइन थीटा जो है ना वो इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, कॉस थीटा इक्वल्स टू है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और टैन थीटा इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और इसको याद करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये हैं कि एक आप याद कर लो ये सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका क्या मतलब है, सम का मतलब है साइन, पर पीपल का मतलब है परपेंडिकुलर, और डिवाइडेड बाय हैव का मतलब है
हाइपोटेनस। फिर यहाँ पे करली का मतलब है कॉज, ब्राउन रिप्रेजेंट्स बेस, हेयर रिप्रेजेंट्स हाइपोटेनस, थ्रू रिप्रेजेंट्स टैन, एंड देन प्रॉपर रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, एंड देन ब्रशिंग रिप्रेजेंट्स बी। तो यहाँ पे आप ये लाइन याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो जब भी आपका कोई टेस्ट है, एग्जाम है, तो उसमें सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये अपने लाइन पेपर के ऊपर लिखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेना ताकि आप टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम अटैम्प्ट करो, ठीक है। या तो ये कर लो, यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो लोगों ने बड़े कॉमनली याद की, ये है सौ का टुआ, ठीक है, सौ का टुआ, और इसको ऐसे ही कहते हैं, सौ का टुआ। तो सौ का मतलब है साइन, और इसका ओ का मतलब है ऑपोजिट, एच का मतलब है हाइपोटेनस, सी का मतलब है कॉज, ए का मतलब है एडजेसेंट, और एच का मतलब है हाइपोटेनस, टी का मतलब है टैन, ओ का मतलब है ऑपोजिट, ए का मतलब है आपके पास एडजेसेंट। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे एकदम से यहाँ पे तो ओ आ रहा है और इसका मतलब है ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट है लेकिन ये तो पी है। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या होता है, इसके ना आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज भी होते हैं। यहाँ पे ना इसकी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया होगा कि आप अपने परपेंडिकुलर को ना ऑपोजिट भी कह सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग परपेंडिकुलर को ऑपोजिट कहते हैं, कुछ लोग उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग बेस को बेस कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको एडजेसेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ना यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि लोग इनको डिफरेंट तरीके से याद करें, तो इससे मैं यहाँ पर ना दोनों चीज़ें आप लोग को लिखवा दी हैं ताकि आप लोग को मसला ना हो। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, दूसरा भी वर्जन मैं यहाँ पे कह देता हूँ। यहाँ पे आप कह दो साइन कॉस थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चेंज होता है, बस परपेंडिकुलर को कुछ लोग ऑपोजिट कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, बेस को कुछ लोग कहते हैं एडजेसेंट, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। एंड देन यहाँ पे टैन थीटा में कुछ लोग परपेंडिकुलर को कहते हैं ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब इस वजह से मैंने लिख दिया। तो 100 कटुआ आपके पास इस वाले पे मैच कर रहा है, और जो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर ऊपर वाले पे मैच कर रहा है। मैं ज़्यादा ऊपर वाला यूज़ करता हूँ, तो आई रिकमेंड आप लोग भी ऊपर वाला याद कर लो ताकि मतलब कन्फ्यूजन ना हो आप लोग जब मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। लेकिन वैसे होगी नहीं, जो मर्जी आप लोग याद कर लो, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है आप कर लो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब इनके सर ये सवाल P2 का पार्ट है, क्या हुआ? ये P2 का पार्ट है। हाँ, ये जो है ना ये P2 में भी आ जाता है, आपके पास P1 में भी आ जाता है, दोनों में आ जाता है। अगर P1 में है तो sin cos tan कैसे करेंगे? वो तो कैलकुलेटर से होता है, तो अगर उनका फॉर्मूला है। हाँ वो कैलकुलेटर से होता है, लेकिन उसमें वो पता है क्या करते हैं, उसमें वो साइन कॉस वाली जो वैल्यूज होती है ना वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं साइन 25 जो है वो इक्वल्स टू 1/2 है, और ये वाली वैल्यूज़ वो आपको ना एक टेबल बना के लिख के देते हैं। वो कहते हैं ये आप डायरेक्ट वहाँ से ले लेना, तो वो खुद ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो बल्कि ज़्यादा आसान होता है P1 में, कैलकुलेटर यूज़ करना ही नहीं पड़ता। सर यहाँ पे अरब्स ने भी 100 कटवा याद कर लिया थे, P1 में। वाह नाइस है। बताओ जैफा क्या हुआ? सर ये जो 100 का टुआ लाइक साइन कॉस और टैन है, इसकी कुछ values और वो हमें याद करना है। हाँ, इसकी जो कुछ वैल्यूज़ होती है ना, कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी होती है, लाइक P1 में स्पेशली काम आता है। अब ये लेकिन ना ये ज़्यादातर वैसे आई थिंक ए लेवल्स में शायद ज़्यादा यूज़ होता है। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट के इवन IGCSE और ओ लेवल्स में भी यूज़ होता है, बिकॉज जितने भी मैंने P1 के सवाल देखे ना उसमें वो खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं हमें वैल्यूज जो साइन की होती है, उन्होंने टेबल बनाया होता है। लेकिन मैं देख लूँगा अगर सिलेबस के अंदर कोई चेंज आया हो ना, या उन्होंने अब करे हैं, तो आई लुक आउट फॉर दैट। बट एज़ फार एज आई रिमेंबर खाली ना ए लेवल्स में यहाँ पे याद करना पड़ता है, ओ लेवल्स में मुझे नहीं लगता याद करना पड़ेगा आप लोग, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर लूँगा इसको, सही है। चलो ये चीज़ होगी। खैर अब ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, फिर बाकी आप लोग देख लेना। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मसला ना हो आप लोग को। इसको हम करते हैं इग्नोर। अच्छा, अब ना यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक ड्रॉनी सी उसने डायग्राम बनाई है, और वो यहाँ पे कहता है कि आपने ना ए पार्ट में कैलकुलेट करना है DBE। तो DB और E कैलकुलेट करना है, मतलब DBE क्या बन रहा है आपके पास, DBE आपके पास ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने DBE ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो अगर ये कैलकुलेट करना है ना, तो आप अगर यहाँ पे देखो, ज़रा गौर करो थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपके पास ये वाली जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है ना अभी फ़िलहाल, ये वाली ट्राइंगल आपके पास क्या बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने ये वाला एंगल ढूंढना है। तो इस एंगल के मुताबिक आपके पास जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो क्या बन जाएगा, आपके पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, बिकॉज ये एंगल इसके ऑपोजिट है, और ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनस होगी, और ये बेस है, ये इसका एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो इस ऑरेंज ट्राइंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। यहाँ तक समझ आता है सबको? इट इज़ और हुज़ैफा क्लियर?
ठीक yes है। sir. चलो तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने हाइपोटेनस वगैरह लिख लिया और मैंने ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है और बेस है, तो आई थिंक इसमें साइन थीटा आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ पे साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। आप कहो साइन थीटा इक्वल्स टू, नहीं साइन थीटा नहीं लगेगा, कॉस थीटा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बेस है ना, बेस गिवन है। तो यहाँ पे लिखो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा एंड देन बेस की वैल्यू होगी 1.5 एंड देन इसकी हो जाएगी 1.9। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि अब मैंने पता है क्या करना है, मैंने थीटा कैलकुलेट करना है। तो मैं थीटा को आइसोलेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे थीटा को आइसोलेट करता हूँ और कॉस को मैं यहाँ भेजता हूँ। कॉस को अगर मैं यहाँ भेजूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स। ये आपके पास, अब ये जो कॉस साइन और टैन होते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते हैं। यहाँ पे कॉस आपके पास थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आप इसको डिवाइड नहीं करोगे, आप इसको इन्वर्स लोगे। ठीक है, तो ये जो कॉस साइन थीटा है ना, ये नॉर्मल नंबर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपने इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट आपने इसका इन्वर्स ले लिया, और ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनके साथ आपने इन्वर्स ले लिया। अब इन्वर्स लेना कैसे है, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर में लिखो शिफ्ट प्लस कॉज, तो आपके पास आ जाएगा कॉज इन्वर्स। कॉज वाली जो की है वो आपको कैलकुलेटर पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, तो वो मसला नहीं होगा। तो आप कैलकुलेटर पे यहाँ पे करो, आप प्रेस करो शिफ्ट एंड देन कॉज एंड देन 1.5 ओवर 1.9 लिखो, तो आपके पास आंसर जो है ना वो आ जाना चाहिए। एक मिनट, मैंने रेडियंस में किया हुआ कैलकुलेटर, और इसको डिग्रीज में सॉल्व करना है। ठीक है, डिग्रीज और रेडियंस में अगर आपका कैलकुलेटर होगा तो डिफरेंट आंसर आएगा। रेडियंस में वो डिफरेंट देता है, डिग्रीज में डिफरेंट देता है। तो कोशिश करना अपना जो ओ लेवल्स जो है ना मैथ्स के लिए या IGCSE मैथ्स के लिए, उसके लिए अपने जो भी कैलकुलेटर है उसको डिग्रीज में रखो। ठीक है, अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए। अच्छा, अब ये हो गया। बी पार्ट में वो कह रहा है ये हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। बी पार्ट में वो कह रहा है AE कैलकुलेट करो। AE कहाँ पर है, AE हमारे पास है, ये है, दिस इज़ आर AE। ये जो नीचे लाइन बनी हुई है ना, ये आपके पास AE है। ठीक है, तो ये जो बन रही है ना, ये AE है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अब आपके पास ना दूसरी ट्राइंगल आ रही है। अब मैं इसको खैर हटाता हूँ इस ट्राइंगल को। अब आपके पास जो ट्राइंगल बन रही है ना, वो आपके पास ये बन रही है, दिस इज़ योर ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पे एक 90 डिग्रीज का एंगल भी आ रहा है, और इसका थीटा यहाँ पे, इसके थीटा के ऑपोजिट देखो तो आपके पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो आपके पास ये बन रहा है। तो अब आप खुद गौर करो कि जैसे जैसे आपके पास थीटा चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे आपके पास जो परपेंडिकुलर वो चेंज हो रहा है। अगर आपने इस ट्राइंगल को देखा था तो इस ट्राइंगल का बेस 1.5 था, लेकिन इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 1.5 है। तो यहाँ पे इस तरह ना डिफरेंस आता रहता है ट्राइंगल के हिसाब से, या थीटा की ओरिएंटेशन के हिसाब से बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड तो आपके पास ये होगी हाइपोटेनस, इसके बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर जो कि 1.5 है, और इसके यहाँ पे बेस जो है वो AE है। तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है इस वाली ट्राइंगल का, ये जो साइड पे कॉर्नर पे है, इसकी आपको परपेंडिकुलर पता है 1.5, थीटा पता है 68, और अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेनी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है, अच्छा, और आपने बेस कैलकुलेट करनी है, तो tan थीटा लगेगा। तो यहाँ पे कह दो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan एंड देन 68, इसको मल्टीप्लाई करो आप बेस से एंड देन इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1.5। तो ये 1.5 ओवर tan 68 बनेगा एंड देन बेस इक्वल्स टू दिस। तो ये इसका आंसर होगा। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 ओवर tan का बटन दबाओ, tan के बटन के साथ ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट के अंदर 68 डाल दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.61 समथिंग होगा आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, मैं 0.06 लिख रहा हूँ ताकि जब आप लोग रीकैलकुलेट करो तो कंफ्यूज ना हो जाओ एस्टिमेशन वगैरह से। ठीक है, तो मैं इसको पूरा 0.06 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अच्छा ये पार्ट समझ आ गया ना यहाँ तक सबको, इत्तिज़ा एंड ज़ैफ़ा, कोई मसला हो यहाँ पे तो बताओ। No sir. चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद वो कह रहे हैं BDC, तो यहाँ पे आ रहा है B, D एंड C। D आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे इसको तो हटा दो, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो BDC है ना, वो आपके पास ये बन रहा है, ये आपके पास है BDC, आपने ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको ये वाला हाइपोटेनस पता है, अच्छा, लेकिन ना इसके हिसाब से आपके पास ना डिफरेंट होगा, ये एंगल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, हमने जब इस ट्राइंगल के, एक मिनट थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, आपने BDC कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब आपने ना इस थीटा के हिसाब से देखा था तो ये आपके पास बेस बन गया 1.5, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, लेकिन जब आप इस थीटा के मुताबिक देखो ना तब आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होगी। ठीक है, लेकिन इसको ना करने का एक और तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगैर भी इसे कर सकते हो आप लोग। आप लोग इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगैर कर दो। आपके पास ये 90 है, ये थीटा आपने पहले कैलकुलेट किया है, ये आपने कैलकुलेट करना है अब। तो यहाँ पे इसको कह दो x है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली कह दो x एंड देन प्लस आपके पास यहाँ पे होगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 37
0.86 एंड देन यहाँ पे आ रहा है 90 का एक एंगल, इस सबको 180 के इक्वल्स टू प्लेस करो एंड देन कैलकुलेट कर लो। तो ये जो है ना ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 37.86 माइनस 90, तो ये आपके पास हो जाएगा 52.14। तो इसका जो आंसर है ना वो आपके पास हो जाएगा 52.14। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ सबको समझ आती है कि नहीं? इसको वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हो। अगर आप ये वाला एंगल देखो ना तो इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट है वो आपके पास ये है, तो मतलब 1.5 इस एंगल का परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेनस सेम ही रहता है और ये इसका बेस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इस हिसाब से ना यहाँ पे ये चीज़ें चेंज करती हैं। तो मैं कह देता हूँ ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है इसका, ठीक है। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी ले सकते हो। हाइपोटेनस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको है, तो आप साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लगाओ, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करवा लो साइन इनवर्स करके। तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, ये ज़्यादा आसान तरीका था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। सही है, तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? किसी को इसमें कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो?